क्या आपने कभी सोचा है कि एक सच्चा नेता वो होता है जो मिट्टी में सोना उगा दे? पूरा सीवान अंधेरे में डूबा था। तब एक शख्स ने अपने हाथों से रोशनी जलाई। जब स्कूल नहीं थे तब उन्होंने कॉलेज बनवाए, जब अस्पताल नहीं थे तब उन्होंने इलाज का इंतजाम किया, और अब सरकार सोती रही तब एक सांसद अपने जेब से, अपनी मेहनत से पूरा सीवान बदल दिया। मैं हूं इकबाल हसन, बिहार के दिल से, और आज जिस शख्स की बात करने जा रहा हूं वो सिर्फ नेता नहीं बल्कि एक विकास पुरुष थे। ये कहानी उस दौर की है जब सीवान भारत के सबसे चमकता हुआ जिला बना, और इसके पीछे सिर्फ एक नाम था, मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, जो नाम सुनते ही पूरे बिहार में एक अलग ही ताकत महसूस होती थी। पहले भाग में हमने जाना कि कैसे एक साधारण गांव के लड़के ने 4 बार सांसद और 2 बार विधानसभा जीता, कैसे उनका नाम सुनते ही अपराधी डर जाते थे और गरीब सुरक्षित महसूस करते थे। लेकिन आज हम बात करेंगे उन 15 विकास कार्य की जो आज तक किसी ने नहीं करवाया। हम बात करेंगे उन सच्चे आंकड़ों और सबूतों की जो यह साबित करते हैं कि शहाबुद्दीन साहब सीवान के असली निर्माता थे। उनका विकास तो दिखता है, विकास तो जनता को समझ में आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक अपराधी कैसे विकास कार्य कर सकता है? यही तो असली सच है जो मीडिया और सरकार हमसे और आपसे छुपाना चाहती है, क्योंकि अगर सरकार सच बोले तो उसका जनाधार खत्म हो जाएगा, अगर मीडिया सच बोले तो उसे विज्ञापन नहीं मिले। लेकिन मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, क्योंकि मैं इकबाल हसन जनता की आवाज हूं, और यहीं पर 6 मिनट 30 सेकंड पर एक ऐसी बात आने वाली है जो आपकी सोच पूरी बदल देगी। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज सरकार कहती है कि शिक्षा सबका अधिकार है, लेकिन क्या आपको पता है 1990 के दशक में सीवान में कितने कॉलेज थे? गिने चुने 2-3, वो भी टूटी फूटी इमारतों में, खोपरेल के छत में। बारिश का पानी टपकता था, बच्चे फर्श पर बैठ के पढ़ते थे। शिक्षकों के पास तो दिल ही नहीं था कि इन बच्चों को सही तरीके से पढ़ाए। किताब नहीं होती थी, डेस्क नहीं होते थे, बोर्ड पर लिख तो देते थे पर बहुत जल्दी मिट जाता था। उस समय मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने एक ऐसा सपना देखा, सीवान को शिक्षा का गढ़ बनाना है। भारत के अंदर जब देश के सबसे अविकसित क्षेत्र की बात आती है तो बिहार का नाम सबसे पहले आता है, और सीवान तो बिहार के अंदर भी सबसे पिछड़ा हुआ था। तो साहब ने कहा कि अगर सीवान को आगे बढ़ाना है तो शिक्षा से ही शुरुआत करनी चाहिए, और फिर शुरू हुई एक क्रांति जिसने पूरे सीवान का चेहरा बदल दिया। जो लोग सीवान को गंवार जिला कहते थे वो भी मान गए कि शिक्षा की जो विकास हुआ है वो किसी और जिले में नहीं हुआ। साल 1900 पूरे बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज की भारी कमी थी। देश के सबसे अविकसित राज्यों में हमें भी शामिल किया गया, और इंजीनियरिंग कॉलेज तो शहरों में ही होते थे, गांव में तो सपने भी नहीं देख सकते थे। उस समय शहाबुद्दीन साहब ने इस्लामिया एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट की स्थापना की, और इस ट्रस्ट के माध्यम से बनाया गया सीवान इंजीनियरिंग कॉलेज 325 एकड़ की विशाल कैंपस, सिविल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक, एमबीए कोर्स की भी सुविधा। आज तक हजारों इंजीनियर यहां से निकले हैं। वह इंजीनियर शहर में नौकरी कर रहे हैं, विदेशों में भी काम कर रहे हैं, अपने परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं। यह कॉलेज आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त है, AICTE से अप्रूव्ड है। मतलब ये कोई छोटा मोटा कॉलेज नहीं है, ये एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का कॉलेज है। अब सोचिए, जब सरकार सोती रही तब एक सांसद अपने जेब से, अपने मेहनत से 325 एकड़ में इंजीनियरिंग कॉलेज खड़ा कर दिया। और क्या हुआ? लेकिन मीडिया ने क्या दिखाया कि शहाबुद्दीन ने सरकारी जमीन सस्ते में खरीद ली। हकीकत यह था कि जमीन खेती की जमीन रेट पर रजिस्टर हुई थी, लेकिन उसे इंजीनियरिंग कॉलेज बनाकर उन्होंने सीवान को शिक्षा का केंद्र बनाया। सीवान के नाम पर अब राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग ही पहचान बन गई। उसका सारा श्रेय साहब को दिया जाता है। फिर साल 2002 में प्रभावती देवी महिला कॉलेज बनाया गया। अब लड़कियों की पढ़ाई का कोई इंतजाम नहीं था। माता पिता कहते थे बेटी को पढ़ाने से क्या फायदा, पहले पास करती फिर विवाह हो जाता था। शिक्षा तो पैसा की बर्बादी है। लेकिन शहाबुद्दीन साहब ने सीवान का पहला महिला कॉलेज बनाया। 8 कमरे का निर्माण, बाउंड्री वॉल, गेट, सब कुछ सुरक्षित। माता पिता अपने बेटी को पढ़ने के लिए तैयार हो गए। आज भी 170 से ज्यादा छात्राएं पढ़ रही हैं। ब्यूटेशियन, कंप्यूटर, गारमेंट्स कोर्स दिए जाते हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाता है। ये कॉलेज चल रहा है, लेकिन इमारत की हालत खस्ता है, क्योंकि सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया, मरम्मत नहीं करवाई, छत टूटी पड़ी है। लेकिन बच्चे पढ़ाई जारी रखते हैं क्योंकि उन्हें सरकार का नहीं, शिक्षा का लक्ष्य है।
तीसरा, जेड यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। सीवान में इलाज के लिए पटना या गोरखपुर जाना पड़ता था, 200-300 किलोमीटर की दूरी। गरीब मरीजों के पास पैसा नहीं होते थे, ट्रेन भी नहीं मिलती थी, तो रोग से ही मर जाते थे। लेकिन शहाबुद्दीन साहब ने यूनानी मेडिकल कॉलेज बनवाया। यूनानी चिकित्सा की शिक्षा, मुफ्त इलाज, डॉक्टर की फीस 50 रुपया तय की गई। आज सरकारी अस्पताल में भी 300 से 500 रुपये लगते हैं, दवाई अलग से खरीदनी पड़ती है। तब शहाबुद्दीन साहब ने 50 रुपया पूरे इलाज का इंतजाम किया था। क्या यह गरीब मानसिकता वाली बात है? क्या यह अपराधी की सोच है? नहीं दोस्तों, ये तो एक महापुरुष की सोच है। डीएवी कॉलेज और संसद भवन बनाया गया। पूरे भवन को कंक्रीट से बनाया गया ताकि बच्चों को पढ़ने में सुविधा मिले, बारिश में छत ना टपके, ठंड में ठंड ना लगे, गर्मी में अच्छा माहौल रहे। उस समय तो बस 1-2 कक्षाएं हुआ करती थी, अब तो हर स्ट्रीम के लिए अलग कक्षाएं हैं। विज्ञान, कला, वाणिज्य सब कुछ है। 5वां टाउन हॉल का विद्या भवन में बदला गया, शानदार इमारतें दी गई, लोगों को सामूहिक कार्यक्रम के लिए एक अच्छी जगह मिली, समाज के लिए एक मंच मिला जहां लोग अपनी बात रख सके, अपनी परेशानियां बता सके। 6ठा पॉलिटेक्निक कॉलेज बनवाया गया तकनीकी शिक्षा के लिए, ताकि हजारों छात्र रोजगार पा सके। किसी का बेटा इलेक्ट्रीशियन बने, किसी का बेटा बिल्डर बने, किसी का बेटा ऑटोमेटिव इंजीनियर बने। सबको अपना हुनर सिखाया जाए ताकि गांव से निकलते ही कोई भी बेरोजगार न रहे। 7वां इंडियन पब्लिक स्कूल बनाया गया ताकि बच्चों को अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा मिल सके। आजकल तो ये जरूरी हो गया है, अंग्रेजी के बिना तो कहीं जा ही नहीं सकते। शहरों में किसी को रोजगार नहीं मिलता, हिंदी में पढ़ने वाले को तो बहुत कम मौका मिलते हैं। उन्होंने ये समझा और इंडियन पब्लिक स्कूल खोल दिया। उनके बेटा उसामा ने भी यहीं से पढ़ाई की, अंग्रेजी माध्यम की उच्च शिक्षा पाई। तो बताइए दोस्तों, क्या ये सब काम एक अपराधी करता है? क्या कोई अपराधी अपने जेब से 500 से 600 करोड़ रुपया खर्च करके इतने सारे शैक्षणिक संस्थान बनवाते हैं? नहीं, ये तो एक विकास पुरुष का काम है, या फिर हमारी सरकार और मीडिया झूठ फैला रही है। ये भी संभव है। अब हम बात करते हैं खेल कूद की। युवा बिगड़ रहे हैं, नशे में पड़ रहे हैं। कहा जाता है कि खेल से ही युवा सही दिशा में जाते हैं, खेल से ही आत्मविश्वास आता है, मानसिक विकास होता है, शारीरिक शक्ति बढ़ती है। लेकिन सीवान में खेलने के लिए क्या था? कोई मैदान नहीं, कोई स्टेडियम नहीं, कोई इंडोर हॉल नहीं, बस खुला मैदान होता था। वहां भी कब्जेदार होते थे। कब्जेदार बोले कि ये मैदान हमारा है, वहां कोई नहीं खेल सकता। राजेंद्र स्टेडियम दर्शकों की क्षमता, फुटबॉल और क्रिकेट के लिए इंटरनेशनल ग्राउंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर बनाया गया। भारत का पहला राष्ट्रपति को सम्मानित करते हुए आज भी आईपीएल ट्रायल्स होते हैं। यहाँ देश के सबसे तेज गेंदबाज को यहाँ ट्रेनिंग मिली है, क्रिकेटर बने हैं, राष्ट्रीय टीम भी खेल चुकी है। ये था सीवान, ये थे साहब। इंडोर स्टेडियम बैडमिंटन, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल के लिए, ताकि बारिश के दिन में भी खेल चल सके, सर्दी में भी खेलों का आयोजन हो सके, गर्मी में भी कोई परेशानी ना हो। जिप्सी कैफे युवाओं के लिए मनोरंजन का केंद्र, जहां युवा बैठकर चाय कॉफी पी सके, दोस्तों से मिल सके, बैठकर बातें कर सके। शहर जैसा माहौल गांव में भी शहरी सुविधा है। तो क्या ये एक अपराधी की सोच है या फिर एक विकास पुरुष की सोच है? आप ही बताइए ना। से 2000 के बीच पहली बार सीवान में गांवों में पक्की सड़कें बनी। सड़कें टूटी थी, खेतों तक जाने के लिए कच्ची सड़कें थी, बारिश आने पर तो कीचड़ ही हो जाता था। अब पक्का रास्ता मिला, किसान अपना अनाज बाजार में ले जा सकते थे, व्यापारी सीवान आने जाने में कोई परेशानी नहीं रहते थे। गांव गांव में ट्रांसफार्मर लगे, बिजली व्यवस्था सुधरी। पहले तो बिजली दिन में 4-5 घंटा ही मिलती थी, अब तो 24 घंटा मिलने लगी। बच्चे रात में पढ़ाई कर सकते थे, बिजनेस की दुकान रात भर खुली रहती थी। किसानों के लिए नहरों की सफाई की गई, सिंचाई तालाब खुदवाए गए ताकि पानी की कमी ना हो, फसल अच्छी हो सके, किसान का गुजारा ठीक से हो सके। बारिश में पानी जमा करने के लिए डैम बनाए गए ताकि गर्मी के दिन में भी सिंचाई हो सके। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए संसद में कई प्रोजेक्ट्स की मांग की गई ताकि ट्रेन ठीक समय पे आए, यात्री को परेशानी का सामना न करना पड़े, व्यापार भी बढ़े। दोस्तों, शहाबुद्दीन साहब सिर्फ ईंट पत्थर नहीं लगाते थे, तो इंसानियत के भी निर्माता थे, सामाजिक न्याय दिलाने वाले थे। एक ऐसे व्यक्ति थे जो गरीबों की आवाज थे। महिला सशक्तिकरण के लिए कॉलेज खोले गए ताकि महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो सके, अपना व्यवसाय शुरू कर सके, घर के बाहर निकलकर काम कर सके। गरीबों के लिए 50 रुपए में डॉक्टर की फीस तय की गई, मुफ्त कानूनी सहायता दी गई ताकि गरीब अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ लड़ सके, पुलिस या सरकार के खिलाफ केस कर सके।
वकील ना होने की वजह से कोई परेशानी ना हो, जनता दरबार में समस्याओं का समाधान किया जाता था। एक बुजुर्ग का कहना है, साहब रात 2 बजे भी अगर कोई गरीब दरवाजा खटखटाता था तो सुबह तक उसका काम हो जाता था। अगर किसी जमींदार ने गरीब किसान को परेशान किया तो साहब तुरंत हस्तक्षेप कर देते थे। साहब का डर ही इतना था कि जमींदार भी कुछ नहीं कहते थे। दलित पिछड़े वर्ग का उत्थान किया गया, भूमिहीन गरीबों को जमीन दिलवाई गई, न्यूनतम मजदूरी की लड़ाई लड़ी गई, सामाजिक सम्मान दिया गया, उनके बच्चों को स्कूलों में दाखिल करवाया गया। कोई भेदभाव नहीं, सब बराबर थे। ये थे साहब। सीपीआई एमएल के नेता का बयान है, साहबुद्दीन ने सीमांत ताकतों से लड़ाई लड़ी और गरीबों को न्याय दिलवाया, जातिगत भेदभाव के खिलाफ खुलकर बोला, हरिजन बस्तियों में स्कूल खुलवाए। अब आते हैं मुख्य सवाल पर, आज की सरकार क्या कर रही है और साहबुद्दीन साहब ने क्या किया था। अभी तक 25-30 साल हो गए हैं, अभी भी बन नहीं पाया है। फंड की कमी है, निर्माण सामग्री महंगी हो गई है, ये सब बहाने दिए जाते हैं। साहबुद्दीन साहब ने यूनानी कॉलेज बनवाया था बिना इतने करोड़ों खर्च किए, और वह कॉलेज आज भी चल रहा है 35 साल से बिना किसी सरकारी सहायता के। यह हकीकत है। साहबुद्दीन साहब ने 1900 में 25 एकड़ में इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाया 20 साल पहले, और उसका स्टैंडर्ड आजकल के कॉलेज से कहीं ज्यादा अच्छा है। रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए 5700 करोड़ की घोषणा साहबुद्दीन साहब ने संसद में मांग की थी। सरकार के दबाव में सब कुछ रोक दिया गया, रेलवे प्रोजेक्ट रोका गया, पर साहब ने अपने स्तर से जो सड़कें बनवाई वह तो बनी ही, वह सड़कें आज भी है। तो फिर कहानी का हल आप समझ ही गए होंगे। सरकार की नाकामियां और विरोधियों का झूठ। सरकार की नाकामियां की तो कोई कमी ही नहीं है, पर सबसे बड़ी नाकामी यह है कि वह झूठ फैलाती है, विरोधियों को अपराधी बताती है और अपने लोगों को संत बनाती है। प्रभावती देवी महिला कॉलेज की हालत टूटी, कोई मरम्मत नहीं, शिक्षा की गिरावट, बेरोजगारी, युवाओं का पलायन, शहर की ओर दौड़। नीतीश कुमार का बयान, कानून व्यवस्था खराब थी, लेकिन 1990 से 2000 में सबसे ज्यादा विकास हुआ। स्कूल में नामांकन 93% से 99% हो गया, यानी लगभग सभी बच्चे स्कूल जाने लगे। लड़कियां की साक्षरता 36% से 70 हो गई, यानी लड़कियां पढ़ने जाने लगी, उनका भविष्य बेहतर हो गया। तो क्या मीडिया ने सच बोला या फिर सरकार ने सब कुछ छुपाया? साफ है, सरकार और मीडिया दोनों मिलकर झूठ फैलाते हैं। जनता की गवाही सबसे बड़ा सबूत। अब आते हैं असली सच पर, जनता क्या कहती है, क्योंकि जनता से बड़ा कोई गवाह नहीं है। रमेश चाचा कहते हैं, साहब के समय में जो काम हुआ वो आज तक कोई नहीं कर पाया। उनका मतलब साफ है, आज की सरकार चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, साहबुद्दीन जितना विकास नहीं कर पाई है। लाल बाबू यादव कहते हैं, साहब अपने निर्वाचन क्षेत्र पर ध्यान देते थे, खुद के गांव में योजना लाने को मना कर देते थे, क्योंकि सबको बराबर लाभ देना था। ये तो एक विकास पुरुष की सोच है, सबको बराबर देना, किसी को ज्यादा किसी को कम नहीं। एहतसाम अली कहते हैं, साहब को फंसाया गया। साहब ने इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, यूनानी कॉलेज, स्टेडियम, कैफे सब दिया, पर सरकार झूठ बोल गई, अपराधी घोषित कर दिया। राजेंद्र प्रसाद कहते हैं, पहले सरकार ध्यान देती थी, अब नहीं, सारी नई बिल्डिंग साहब ने बनवाई है और आज सरकार उसी का फायदा उठा रही है। वो बात जो आपकी सोच पूरी बदल देगी। अगर साहबुद्दीन साहब अपराधी थे तो सरकार सब सीवान को क्यों नहीं लौटा रही थी? डर था कि जनाजे में लाखों लोग आएंगे, पूरा बिहार उठ खड़ा होगा। सरकार इसी डर से सबको लेकर गई थी, इसी डर से आज भी सरकार कांपती है। ओसामा साहब का विरासत जिंदा है, चुनाव लड़ रहे हैं। जनता का कहना है साहब चले गए हैं, लेकिन रूह जिंदा है, गरीबों के दिलों में बसे हैं। सभी नेता चुनाव में साहब का नाम लेते हैं, क्यों? क्योंकि ताकत है, क्योंकि जनता में अभी भी ये भावना है कि साहबुद्दीन साहब सच्चे विकास पुरुष थे और हर नेता को उनके जैसा बनना चाहिए। अब सवाल यह है, कौन विकास पुरुष है जो 300 एकड़ में इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया, पहला महिला कॉलेज बनवाया, के ग्राउंड बनाया, डॉक्टर की फीस 50 रुपया तय करे, गरीबों को मुफ्त न्याय दिलाए, गरीबों की आवाज बने, सीमांत ताकतों से लड़े? क्या वो अपराधी हो सकता है? या फिर जो सरकार सबको लेकर भाग जाए और कहे कि अपराधी था, मीडिया को भी साथ रखे, सबको झूठ बोलने के लिए कहे? तो फिर कहानी का हल तो साफ है। साहबुद्दीन साहब के दौर में 7 संस्थाएं बनी, 3 खेल कूद की सुविधाएं बनी, 8 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आए, कुल 18 विकास कार्य हुए। आज की सरकार में सिर्फ 1 मेडिकल कॉलेज, वो भी निर्माणाधीन, 1 इंजीनियरिंग कॉलेज 2018 से, रेलवे प्रोजेक्ट
अभी भी निर्माणाधीन है। तो फिर कहानी का हल आप समझ ही गए होंगे ना। दोस्तों, अब मैं आपसे सीधे सीधे कुछ कहना चाहता हूँ। शहाबुद्दीन साहब सिर्फ एक नेता नहीं थे, निर्माता थे। सीवान के शिक्षा के, खेल और समाज में आगे बढ़ाया, गरीबों को न्याय दिलवाया, सीमांत ताकतों से लड़े, सरकार से सवाल पूछे। और इसी कारण सरकार आज भी डरती है, मीडिया आज भी झूठ फैलाती है, क्योंकि एक ऐसा नेता था जो गरीबों के साथ खड़ा होने की हिम्मत दिखाता था, जो सत्ता की तुलना में जनता को अधिक महत्व देता था। मेरा आपसे अनुरोध है, यह सच्चाई हर किसी तक पहुंचनी चाहिए। वीडियो को शेयर करें, अपने परिवार को दिखाएं, अपने गांव में बताएं, व्हाट्सएप ग्रुप में भेजें, कमेंट करें, अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें। देखते हैं कितने स्टेट से व्यूअर हैं। सब्सक्राइब करें, अगले सप्ताह एक और वीडियो आने वाला है जिसमें और भी बड़ा खुलासा होगा। रखिए, जो नेता मरकर भी जिंदा रह जाए वही असली जन नेता होता है। साहब सिर्फ नाम नहीं थे, आवाज थे, इंसाफ थे, इज्जत थे, सच्चाई थे और सबसे बड़ी बात, गरीबों के साथ थे, गरीबों की आवाज थे, गरीबों का सपना थे। इसलिए सरकार आज भी डरती है, मीडिया आज भी झूठ फैलाती है, क्योंकि अगर सच निकल आए तो पूरी व्यवस्था ढह जाएगी। लेकिन सच तो सच है और सच को छुपाया नहीं जा सकता। हर आवाज को सुना जाता है, हर गवाही को सुना जाता है, जनता की आवाज को सुना जाता है। जय हिंद, जय बिहार। सलाम उनको जो मिटकर भी मिटाए नहीं गए, सीवान के साहब विकास पुरुष मोहम्मद शहाबुद्दीन। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर करना मत भूलना, अपने सभी दोस्तों को टैग करना, उन्हें बुलाना, कहना कि आओ एक महापुरुष की कहानी सुनो। हाँ, कमेंट में बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद, अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।